Hello students, welcome to Akash. I'm Umesh Oila, your career counselor expert here at Akash. So in this video we are going to talk about NEET UG 2025 काउंसलिंग प्रोसेस। देखिए रिजल्ट आपका आ चुका है, AIR आपके पास है। अब जो आपके कंफ्यूजन है वो ये है कि सर काउंसलिंग कैसे होती है ना, कि कौन कौन सी काउंसलिंग में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, चॉइस फिलिंग करते टाइम किन पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना चाहिए, राइट कितना पैसा हमें रिजर्व करके रखना पड़ेगा, मीन्स की रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या होते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट क्या होता है। गॉट इट? ओके तो चलिए इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन पार्ट की। देखिए आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए चाहे आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है रजिस्ट्रेशन का, है ना। तो चलिए अगर हम बात करें ऑल इंडिया काउंसलिंग की, तो अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल या EWS कैटेगरी से तो आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज। ओके और ये नॉन रिफंडेबल होता है, मींस कि ये होते हैं रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर द 15% ऑल इंडिया कोटा एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। गॉट इट? और अगर आप चूज करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज को तो आपको पे करना पड़ेगा 5000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बिहाफ पे। ओके एंड 15% AIQ एंड CU का जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो रहता है 10,000। और अगर आप सेलेक्ट करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज तो आपका जो चार्जेस रहते हैं वो रहते हैं 2 लाख रुपीज। मीन्स आप बिलोंग करते हैं किसी भी जनरल कैटेगरी से एंड आपने सेलेक्ट किया AIQ एंड CU तो आपको पे करना पड़ेगा 11K। बट अगर आप सेलेक्ट करते हैं डीम को भी साथ में और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा 2,05,000। गॉट इट? वहीं अगर आप बिलोंग करते हैं किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, मींस SC ST OBC और PWD, देन चार्जेस आर 500 and 5,000 as non-refundable charges and 5,000 or 2 lakh as security amount. ओके और ये जो अमाउंट है वो आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। क्लियर है गाइस? चलिए अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स कि आप अब नीट 2025 में कितनी सीट्स के लिए आप लोग फाइट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सिर्फ MBBS के लिए तो 781 कॉलेजेस हमारे पास अवेलेबल है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एम्स एंड जिपमर सबको मिला के। और अगर हम सीट की बात करें देन 1,18,233 अकॉर्डिंग टू NMC 2024। ओके हो सकता है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो, जब सीट मैट्रिक्स आपका पब्लिश होगा तो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज आपको मिलेंगी, बिकॉज काफी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कुछ नए कॉलेजेस भी ओपन हुए। ओके वहीं अगर हम बात करें BDS का तो आपके पास 318 कॉलेजेस हैं और अगर हम सीट की बात करें देन 27,645। बट एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट हमें पता लगेगा जब काउंसलिंग के ब्रोशर्स हमारे आउट हो जाएंगे, जब सीट मैट्रिक्स हमारी आउट हो जाएंगे। ओके नाउ MCC काउंसलिंग मींस की ऑल इंडिया काउंसलिंग। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? देखिए आप किसी भी स्टेट काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है तो स्टेट की जो ऑफिशियल काउंसलिंग की जो वेबसाइट है आप उसे विजिट करते रहिए, ठीक है। वहां पे होगा क्या कि जब ब्रोशर आउट होंगे तो आपको पता लगेगा उनके चार्जेस क्या रहते हैं। क्लियर? बिकॉज जो चार्जेस हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते रहते हैं। ओके तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑल इंडिया काउंसलिंग का। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा 15% मीन्स आपके पास जितने भी स्टेट के GMCs हैं, मींस कि आपके पास ऑल इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और उनके पास जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी टोटल सीट्स का जो 15% है वो आता है AIQ के अंडर। क्लियर है? तो वो सारे कॉलेज यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। बट कोई भी स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्लियर? अगर आप किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डायरेक्टली स्टेट काउंसलिंग में। क्लियर है? ओके नाउ अगर हम बात करें ESIC कॉलेजेस की तो उनका जो 15% जो सीट्स है उसकी काउंसलिंग कौन कंडक्ट कराएगा बेटा? MCC। FMC का सिर्फ रजिस्ट्रेशन जो पार्ट है वो यहां पे कंप्लीट होगा। DU कोटा मींस की दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा 100%। जिपमर जो कि 2 कैंपसेस हमारे पास है, पुडुचेरी एंड कराईकल, तो इसका जो ओपन कोटा होता है उसकी काउंसलिंग को कंडक्ट कराता है MCC और यहीं पे इसका इंटरनल पुडुचेरी कोटा भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? मींस कि अगर आप जिपमर को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना है MCC में, ना कि पुडुचेरी की स्टेट काउंसलिंग में। क्लियर है? अगर आप पुडुचेरी के स्टूडेंट हैं और आप भी जिपमर को टारगेट कर रहे हैं तो आपको भी कहां पार्टिसिपेट करना है? MCC में, बिकॉज आपके जो सीट अलॉटमेंट्स आएंगे वहां पे कोटा एप्लीकेबल होगा। एक तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मींस की ओपन कोटा के थ्रू जिपमर में अलॉटमेंट्स होंगी और सेकंड होंगे इंटरनल पुडुचेरी UT कोटा के थ्रू। क्लियर है? उसके बाद हमारे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी 100% सीट के लिए MCC काउंसलिंग को कंडक्ट कराता है। एम्स की 100% सीट्स हैं वो भी इसी के अंडर आती हैं
और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अगर बात करें तो उनके लिए भी 100% जो सीट्स है उनकी काउंसलिंग को कौन कंडक्ट कराएगा? एमसीसी। अगर हम बात करें इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी, देखिए बेसिकली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है वो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी उसके दो कॉलेजेस हैं, कौन कौन से? वीएमसीसी और आरएमएल कॉलेज। इन कॉलेज की 100% जो काउंसलिंग है वो कौन कंडक्ट कराता है बेटा? एमसीसी। और बाकी कॉलेजेस की 85%, देखिए फॉर एन एग्जांपल हमारे पास आईपीयू के जो दो कॉलेजेस हैं उसकी काउंसलिंग किसके पास गई? एमसीसी के पास 100% सीट्स के लिए। और बाकी हमारे पास जितने भी रिमेनिंग जो कॉलेजेस हैं उसकी 85% जो सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग कराएगा आईपीयू, बट उन्हीं कॉलेजेस की जो 15% रिमेनिंग सीट्स हैं वो किसके अंडर आ जाती हैं? ऑल इंडिया कोटा के। गॉट इट? और अगर आप, मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, अगर आप किसी भी स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा स्टेट काउंसलिंग में। गॉट इट? नाउ सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ना, कौन कौन सी काउंसलिंग्स होती हैं? तो देखिए अगर हम बात करें स्टेट काउंसलिंग की तो जीएमसीज में जितनी भी सीट्स होंगी उनकी 85% सीट्स की जो काउंसलिंग है वो कौन कंडक्ट कराएगा? वो स्टेट खुद। बट जो रिमेनिंग 15% है वो, जैसा कि हमने अभी बात किया था, वो आती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर। ओके, उसी तरीके से अगर हम बात करें एसएफआईज की, मींस की सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स, या हम इन्हें बोल सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो उनके 100% सीट्स की काउंसलिंग जो है वो स्टेट खुद कंडक्ट कराता है। और यहां पे आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा स्टेट काउंसलिंग में, ठीक है। और किसी भी स्टेट में अलग अलग कोटाज पाए जाते हैं जिनके थ्रू आपकी काउंसलिंग कंप्लीट की जाती है। फॉर एन एग्जांपल जनरल कोटा, गवर्नमेंट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा ऑल्सो, ठीक है। तो वो आपकी स्टेट स्पेसिफिक काउंसलिंग में आते हैं। क्लियर है? नाउ अगर हम बात करें रिजर्वेशन का, कि ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है, एमसीसी जो काउंसलिंग है, वहां पे जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से काम करती है? तो देखिए फॉर द एससी कैटेगरी 15% सीट्स, फॉर द एसटी 7.50, फॉर पीडब्ल्यूडी 5%, फॉर ओबीसी 27%, बट ओनली इन नेशनल इंस्टीट्यूट्स मींस एम्स एंड ऑल एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ओके, ऑल इंडिया कोटा में ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस के पास भी 10% रिजर्वेशन पॉलिसी है, बट ओनली इन द नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड द सीयू ओनली। Okay, and as you can see on the graph, state quota 85% and AIQ quota 15%. मीन्स अगर आपके पास एक अच्छा रैंक है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। बट अगर आपके पास जो रैंक है आपका नियर अबाउट 20 के उससे अबव है तो ऑल इंडिया कोटा से बेटर है आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, बिकॉज वहां पे जो चांसेस है वो हाई रहते हैं। क्यों? क्योंकि 85% जो सीट्स हैं वो सिर्फ आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मींस कि अगर किसी बच्चे को किसी भी स्टेट में जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और वहां की 85% सीट्स को क्लेम करना चाहता है, ये जो क्राइटेरिया आप देख रहे हैं, मैं मेंशन भी कर देता हूं यहाँ पे, ये सिर्फ है 85% सीट्स जो कि हमारी जीएमसी में अवेलेबल होती है। अगर आप इन सीट्स को क्लेम करना चाहते हैं तो आपको इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक बार आप देख लीजिए इनको अच्छे से। ओके, मैं एक बार कैमरा से बाहर जाता हूं, 25 एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी काउंसलिंग में जो बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो दो तरीके के होते हैं। देखिए, एक वहां का जो लोकलाइट होगा वो क्लेम करेगा 85% सीट्स को, या वो क्लेम करेगा स्टेट कोटा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, है ना। लेकिन जो आउटसाइडर है वो भी दूसरे स्टेट में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओनली। बट डिपेंड ये करता है कि वो स्टेट जो है वो ओपन है या क्लोज्ड है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात जो है क्लोज स्टेट है, वहां पे आउटसाइडर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अलाउड नहीं है ना। अगर हम बात करें फॉर एन एग्जांपल दिल्ली की, तो दिल्ली का ओपन स्टेट है, तो अगर कोई बाहर का बच्चा आके यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है वो ओपन स्टेट है। क्लियर? एनी डाउट? नाउ काउंसलिंग का रोड मैप कैसे चलता है, कि मींस कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है काउंसलिंग में। एक स्टेप भी मिस हुआ और आपकी सीट गई। क्लियर? तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं, इस रोड मैप को समझते हैं कि किस तरीके से हमें काउंसलिंग को स्टार्ट करना है और किस तरीके से एक सक्सेसफुल काउंसलिंग को हमें फिनिश करना है। गॉट इट गाइस? ओके, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे पैरेलल काउंसलिंग के, मींस कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी और साथ में एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है स्टेट काउंसलिंग में भी। मींस कि एक बच्चा ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ में स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वो दोनों को मैनेज कैसे करके चल रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एमसीसी पे या पर्टिकुलर स्टेट वाइज वेबसाइट।
ठीक है, मींस कि जिस भी स्टेट की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप वहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और साथ में आप कहां पे करेंगे, एमसीसी में। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है। सेकंड पॉइंट होता है चॉइस फिलिंग। देखिए नीट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग जो है सबसे क्रुशियल पॉइंट है, बिकॉज किस तरीके से हमारी चॉइसेस को रीड किया जाता है, कैसे हमें अलॉटमेंट मिलता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या रहता है बेटा हमारा, चॉइस फिलिंग। उसके बाद हमारी होती है लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, मींस कि एक पर्टिकुलर डेट वहां पे मेंशन होता है किसी भी स्टेट के लिए, एमसीसी के लिए, किस डेट से पहले पहले आपको अपनी चॉइसेस को लॉक कर देना है। अगर आप लॉक करना भूल भी जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो जो चॉइसेस है वो ऑटो लॉक हो जाती है। बट स्टेट्स में ऐसा नहीं है, काफी सारे स्टेट्स हैं वो ये बोलते हैं अगर आप चॉइस लॉक करते हैं देन वेल एंड गुड, बट अगर आप चॉइस लॉक करना भूल गए हैं तो हम आपकी चॉइसेस को कंसिडर ही नहीं कर रहे, मींस कि आप उस राउंड से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले उस काउंसलिंग के प्रोस्पेक्टस को, उस काउंसलिंग के ब्रोशर को हमें अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप, देखिए चॉइस लॉक किया, उसके बाद आता है सीट एलोकेशन, है ना। सीट एलोकेशन मींस कि एक अलॉटमेंट लिस्ट आउट होगा, आपके रैंक के बिहाफ पे आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे, क्लियर है। और उसके साथ ही पब्लिश होगा सीट एलोकेशन राउंड 1 ऑफ स्टेट। बेसिकली इनमें 2 या 3 दिन का गैप रहता है स्टेट काउंसलिंग में और एमसीसी काउंसलिंग में। ठीक है, मींस कि पहले जो अलॉटमेंट आउट होगा वो आउट होगा हमारा एमसीसी का, और उसके बाद अलॉटमेंट आउट होगा हमारा स्टेट का, क्लियर है। अब देखिए जब अलॉटमेंट आउट हुआ तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, आपके पास चांसेस क्या क्या बन रहे हैं, 2 चांसेस बन रहे हैं ना, कि या तो सीट मिलेगा या फिर सीट अलॉट नहीं हुआ। तो देखिए अलॉटेड है सीट, यस, अगर सीट अलॉट हो गया तो हमें जो फर्दर स्टेप्स हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। बट अगर हमें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ तो हमें क्या करना है बेटा, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट राउंड। आपको ना ही दोबारा रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो अपनी चॉइस फिलिंग को आप रिवाइज जरूर कर सकते हैं सेकंड राउंड में, ओके। तो कोई आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, आपके उसी रजिस्ट्रेशन को वो कंसिडर करेंगे, क्लियर है। चलिए अगर सीट मिल जाती है तो किन स्टेप्स को फॉलो करना है वो बात देखिए आप। हमें सीट मिली, सीट मिलने के बाद हमें क्या करना होता है, हमारे पास यहाँ पे ना 2 ऑप्शन रहते हैं। एक रहता है कि हम अलॉटमेंट पिक कर रहे हैं और एक रहता है कि हम अलॉटमेंट पिक नहीं कर रहे हैं, क्लियर है। अब अगर आपने अलॉटमेंट पिक किया तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल बॉन्ड्स के साथ आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा जो आपको अलॉट हुआ है, और वहां पे जाके आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट करने पड़ेंगे, क्लियर है। अब जो बच्चा कॉलेज गया उसके पास भी 2 ऑप्शन है कि वो उस कॉलेज की सीट से फुल्ली सेटिस्फाइड है और वो आगे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, मींस कि वो उसी सीट के साथ अपनी जो स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहता है। सेकंड ऑप्शन कि वो सीट को रिजर्व तो कर रहा है बट वो नेक्स्ट राउंड में भी जाना चाहता है अपग्रेडेशन के लिए। तो अगर अपग्रेडेशन के लिए आपको जाना है तो आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एंड सबमिट विलिंगनेस फॉर द अपग्रेडेशन, मींस कि वहीं पे एक फॉर्म फिल होगा अपग्रेडेशन के रिगार्डिंग, आपको वो फॉर्म भी फिल करना है, क्लियर है। ये तो उस बच्चे के लिए बात हुई जिसको रिपोर्टिंग करनी है। एक बच्चा ऐसा जिसको सीट तो अलॉट हुई बट उसने रिपोर्टिंग ही नहीं की, तो अब क्या होगा, आपका अमाउंट फोरफिट हो जाएगा ना, आपको काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज राउंड 1 जो है किसी भी स्टेट का या आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग का वो होता है फ्री एग्जिट, क्लियर है। मींस की फ्री एग्जिट मतलब अगर आपको सीट अलॉट हुआ, आपको सीट पसंद नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि आप कॉलेज में जाएं, आप कुछ मत कीजिए, आप ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड राउंड की। राउंड 1 आपको सीट मिला, आपने नहीं लिया, कोई बात नहीं। अब सेकंड राउंड की बात करते हैं। उन दोनों बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं जिसको सीट मिला भी था और जिसको सीट नहीं भी मिला था। तो राउंड 2 के लिए सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं, जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखा था, सीट नहीं मिला वो भी, जिसको सीट मिला था बट उसने रिपोर्टिंग नहीं किया वो भी, जिसको सीट मिला था रिपोर्टिंग किया और अपग्रेडेशन के लिए दोबारा राउंड 2 में गया वो भी, क्लियर है। और जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं किया वो यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, और चॉइस फिलिंग सभी बच्चे दोबारा से अपनी रिवाइज भी कर सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 8 एंड द सीट एलोकेशन राउंड 2। देखिए पहले आपके AIQ का मींस की MCC का अलॉटमेंट आया, फिर आपके स्टेट का अलॉटमेंट आया। अब दोबारा से सेकंड राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा वो सबसे पहले आएगा MCC का, उसके बाद जो अलॉटमेंट आएगा वो किसका आएगा बेटा, स्टेट का, क्लियर है। तुम दोनों की बात कर लेते हैं। अब राउंड 2 में अगर किसी बच्चे को सीट मिल गया तो उसे वही स्टेप दोबारा से फॉलो करने हैं, है ना, कि या तो सीट का जाके अलॉटमेंट लेना है या सीट का अलॉटमेंट नहीं लेना है, या सीट मिल गई या सीट नहीं मिली। अगर सीट नहीं मिली तो वो क्या करेगा, थर्ड राउंड का वेट करेगा। बट अगर सीट मिल गई और उसने अलॉटमेंट पिक नहीं किया तो क्या होगा, अब यहां पे फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाता है और आप अलॉटमेंट पिक करने नहीं जाते हैं तो होगा क्या कि आपकी जो अमाउंट है ना उसको फोरफिट कर लेंगे, ठीक है। जैसा आप देख भी पा रहे, राउंड 2 का एलोकेशन आया,
ठीक है। फिर उसके बाद राउंड 2 का देखिए स्टेप नंबर 7 क्या हुआ, एमसीसी का अलॉटमेंट आया। स्टेप नंबर 8 क्या हुआ, स्टेट का अलॉटमेंट आया। उसके बाद वही का सीट मिली, यस, या फिर सीट नहीं मिली। नहीं मिली तो क्या करना है, वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। अगर सीट मिली तो क्या करना है, ये देखिए, मैंडेटरी टू टेक अलॉटमेंट, अदरवाइज अमाउंट विल बी फॉरफिट। अब आपने 2 लाख पे कर रखा है, आपने 11,000 पे कर रखा है, डजेंट मैटर। अगर आपको सीट अलॉट हो गया राउंड 2 में, आपने अलॉटमेंट पिक नहीं किया कॉलेज जाके, तो सीट तो डिजोल्व हो ही गई आपकी, साथ में जो अमाउंट आपने दे रखा था वो भी आपका फॉरफिट हो चुका है। क्लियर है, गुड। नाउ अगर सीट नहीं मिली, अगर सीट नहीं मिली तो क्या करना है, वेट करना है। बट अगर सीट मिली, अमाउंट फॉरफिट हो चुका है, आपने अलॉटमेंट नहीं किया, तो अब क्या करना है आपको, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया। अब जब मोपअप राउंड आएगा ना, जब राउंड 3 आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी, दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्लियर है, गुड। चलिए अब बात करते हैं 9, एलिजिबल फॉर मोपअप राउंड। इसके लिए सभी एलिजिबल होते हैं। कोई एक ऐसा बच्चा जिसने राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई एक ऐसा बच्चा जिसको राउंड 2 में कोई सीट मिली बट वो अपग्रेडेशन के लिए आ गया, कोई एक ऐसा बच्चा जिसको राउंड 2 में सीट ही नहीं मिली, और एक वो बच्चा जिसको राउंड 2 में सीट तो मिली थी बट उसका अमाउंट फॉरफिट हो गया। क्यों, क्योंकि उसने अलॉटमेंट ही पिक नहीं किया। तो वो भी क्या कर सकता है, मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल है, दोबारा से उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर, एनी डाउट? ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं चॉइस फिलिंग। कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, और जो काउंसलर है वो हमारी चॉइसेस को कैसे रीड करने वाला है। ठीक है, लाइव डेमो के साथ हम बात करेंगे। 3 पॉइंट्स, 3 ऐसी बातें हैं जो चॉइस फिलिंग के टाइम पे हमें माइंड में रखनी है। नंबर 1, रैंक आप भूल जाइए, आपकी रैंक क्या है, कि कौन सा कॉलेज आपकी रेंज में आ रहा है, कौन सा कॉलेज आपकी रेंज में नहीं आ रहा है। सबसे पहले टॉप कॉलेजेस मींस की जो आपके ड्रीम कॉलेजेस हैं, जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, उन सबको फिल कर दीजिए। क्लियर है, बिकॉज हमारे पास चॉइस फिलिंग के टाइम पे कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती है, हम चाहे उतनी चॉइस फिलिंग को वहां पे फिल कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल 1 to 10 वो कॉलेजेस हैं जिनकी रेंज से हम बाहर हैं, मींस कि हमारा AIR इनकी कट ऑफ से ज्यादा है, हमें पता ही हमें नहीं मिल रहा बट हमने यहां पे डाल दिया। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2, उन कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाइए जो आपकी रेंज में आ रहे हैं, मींस कि आपकी AIR देखिए, ठीक है, आकाश नीट कॉलेज प्रेडिक्टर को चेक कीजिए आपकी रैंक डाल के, जो कॉलेज आपकी लिस्ट में आ रहे हैं उन सबको उठाइए, बिकॉज वो लास्ट टाइम उसी रैंक पे क्लोज हुए थे। क्लियर है, आप MCC की वेबसाइट से डेटा भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी डेटा पिक कीजिए, मींस कि आपकी AIR को कंपेयर कीजिए लास्ट ईयर की AIR से, और उसमें से 1500 से 2000 AIR कम करके आप डेटा फेच करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एन एग्जांपल आपका AIR 25, तो आप कीजिए 23 के बाद, मींस 23 पे जो एडमिशन क्लोज हुए थे, मींस कि ऐसे कॉलेज जिनका कट ऑफ 23,000 से ग्रेटर देन था, है ना, उन सब की एक लिस्ट बनाइए और उनको टॉप टू बॉटम ऑर्डर में सेट कीजिए। क्लियर है, तो फॉर एन एग्जांपल हमने 16 to 30 वो कॉलेजेस फिल कर लिए जो हमारी रेंज में आ रहे हैं, है ना। एंड पॉइंट नंबर 3 जो माइंड में रखना है वो ये होना चाहिए बेटा, कि कोई भी ऐसा कॉलेज फिल मत कर देना गलती से कि जहां पे जाना आप बिल्कुल भी पसंद ना करते हो। क्लियर है, तो उन चॉइसेस को हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर, मींस कि बेसिकली 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टॉप कॉलेजेस, स्टेप नंबर 2 वो कॉलेजेस जो हमारी रेंज में हैं, और थर्ड स्टेप उन कॉलेज को रिमूव करना लिस्ट से जहां हम जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ओके, देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चॉइस फिलिंग वही करने वाले हैं हम लोग, है ना। तो चॉइस फिलिंग हमने इस तरीके से कर ली, अपनी सेट कर दिया, चॉइस लॉक कर दी। अब आ गया हमारे पास अलॉटमेंट राउंड 1 का, है ना। अब बट राउंड 1 का अलॉटमेंट आने से पहले काउंसलर भी तो अपना काम करेगा ना, वो भी तो देखेगा कि क्या चल रहा है। तो जो काउंसलर्स होते हैं वो आपकी चॉइसेस को हमेशा टॉप टू बॉटम ऑर्डर में रीड करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखा जाता है किसी भी बच्चे का AIR। अभी काफी बच्चों का डाउट रहता है कि सर एक बच्चे का AIR 30 है, एक बच्चे का AIR 40 है, इस बच्चे ने जो एम्स दिल्ली था वो इसने डाला 10th नंबर पे, और इस बच्चे ने एम्स दिल्ली को डाल दिया 2nd नंबर पे, तो क्या इसको पहले कॉलेज अलॉट होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज सबसे पहले देखा जाता है आपका AIR। ठीक है, जिसका AIR जितना कम होगा उसका जो डेटा है वो काउंसलर उतना जल्दी पिक करता है, उसके बाद उसकी चॉइस लिस्टिंग देखी जाती है। क्लियर है, तो जो काउंसलर है वो आपके चॉइसेस को रीड करेगा टॉप टू बॉटम ऑर्डर। ओके, अभी उसने चेक किया 1 2 3 4 to 10, उसने देखा नहीं है, इसकी रेंज में नहीं आ रहे हैं। 12 13 14 15 जो भी उसने देखा वो भी रेंज में नहीं आ रहे हैं। अब उसने देखा कि जो 20th कॉलेज है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, वो इसकी रेंज में आ रहा है, तो उसने क्या किया, वो कॉलेज उसने उठा के आपको दे दिया, मींस ये कॉलेज आपको हो गया अलॉट। ठीक है,
ये तो हो गया एक बच्चा जिसको सीट अलॉट होगी। एक दूसरा बच्चा जिसने चॉइस लिस्टिंग कर रखी है बट उसकी रेंज में नहीं है कोई भी कॉलेज, तो वो क्या करेगा, वो तो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। चलो अब उस बच्चे की बात कर लेते हैं जिसको कॉलेज अलॉट हुआ। अब जिसको कॉलेज अलॉट हुआ उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके पास है एक तो वो सीट को एक्सेप्ट करेगा और एक वो सीट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना भाई, दो ही तो ऑप्शन है ना, या तो कॉलेज जाकर रिपोर्टिंग पिक कर लेगा या फिर वो कॉलेज जाएगा ही नहीं। तो अगर वो कॉलेज नहीं जा रहा है तो वो डायरेक्टली एलिजिबल हो गया किसके लिए, सेकेंड राउंड के लिए। गॉट इट। अब जिस बच्चे को सीट अलॉट हुआ था, जिसने अलॉटमेंट पिक किया, वो कॉलेज गया, कॉलेज जाके उसने क्या किया, उसने किया रिपोर्ट, और रिपोर्ट करने के बाद अब उसके पास दो ऑप्शन है, क्या उसे अपग्रेड करना है या फिर वो अपने काउंसलिंग को यहीं फिनिश कर दे रहा है। भाई होता है ना, किसी बच्चे को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर ही चाहिए था और उसे फर्स्ट राउंड में जयपुर ही मिल गया, तो वो नेक्स्ट राउंड में जाके क्या करेगा, होती है ना कि नहीं मैं ठीक है यार, मेरे को और हेडेक नहीं चाहिए, तो वो तो क्या कर लेगा, वो जाके रिपोर्ट करेगा और अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट नहीं करेगा, तो उसकी तो काउंसलिंग होगी वहां पे खत्म। लेकिन एक बच्चा जिसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल गया बट उसे चाहिए था एम्स रायपुर, और उसको लग रहा है कि मेरे को सेकंड राउंड में एम्स रायपुर मिल जाएगा, बट वो ये भी सोच रहा है, रिस्क नहीं लेना चाह रहा कि अगर एम्स रायपुर ना मिला तो एटलीस्ट मेरे पास एसएमएस जयपुर तो है। तो अब वो एक सेफ गेम खेलेगा, वो क्या करेगा बेटा, वो करेगा सीट ब्लॉक। कैसे, रिपोर्ट किया और रिपोर्ट करने के बाद उसने डाल दिया अपग्रेडेशन। अब रिपोर्टिंग करते ही क्या हुआ, उसका एसएमएस जयपुर तो सेफ हो गया, है ना। अब उसने डाला अपग्रेडेशन में, अब वो जा रहा है नेक्स्ट राउंड में। अब नेक्स्ट राउंड में क्या होगा वो देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट राउंड में आप क्या कर सकते हैं, आप चॉइसेस को दोबारा से रीशफल कर सकते हैं, ऐड डिलीट मींस कि आप एक नए सिरे से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्लियर है। अगर यहां पे कोई भी गलती हुई, फॉर एन एग्जांपल आपने किसी भी कॉलेज को एग्जांपल ले लेते हैं, आपने जीएमसी कोलकाता को ऊपर डाल दिया, है ना भाई, आपको राउंड 1 में जब एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल गया था और हम बात करते कि इसकी एआईआर थी 265, है ना, और ये जो क्लोज हुआ था ये हुआ था 315 पे, जब आपको राउंड 1 में 265 वाला कॉलेज मिल गया तो राउंड 2 में तो 315 वाला कॉलेज मिल ही जाएगा, ये तो फैक्ट है ना। तो अगर आपने गलती से इसको एसएमएस कॉलेज से ऊपर डाल दिया तो अब क्या होगा, अब आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलकाता, और जैसे ही आपको कोलकाता मिला आपने देखा कि यार ये तो चॉइस फिलिंग में कुछ गलती हो गई थी, जो मेरे को कोलकाता मिल गया, एक काम करता हूं मैं कोलकाता नहीं जाता, मैं ना जयपुर में कंटिन्यू कर लेता हूं। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही आपको कॉलेज अपग्रेड हुआ तो आपकी पीछे वाली जो सीट है वो डिसोल्व हो जाती है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ओके। तो चलिए अब थोड़ा सा ना डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से रहता है। देखिए हम फिलहाल बात कर रहे हैं सिर्फ एमसीसी के बारे में। राउंड 1 का अलॉटमेंट पब्लिश हुआ, ठीक है। अब देखिए यहां पे चांसेस क्या बन रहे हैं कि या तो आपको सीट अलॉट हुआ ही नहीं और या फिर आपको सीट अलॉट हो गया है, राइट। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है देन यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द राउंड 2, ओके। बट अगर सीट अलॉट हुआ है तो देखिए अभी आपके पास यहां पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक होता है कि आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में, एक होता है कि आपको सीट को रिजेक्ट करना है ना। अब देखिए रिजेक्ट अगर करना है तो राउंड 1 जो होता है बेटा वो होता है फ्री एग्जिट राउंड। फ्री एग्जिट मींस अगर आप जाकर रिपोर्ट नहीं भी करेंगे तो आप डायरेक्टली एग्जिट कर जाएंगे एंड यू आर डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द राउंड 2। तो जिस बच्चे ने फ्री एग्जिट किया वो डायरेक्टली एलिजिबल हो गया राउंड 2 के लिए, ठीक है। अब एक वो बच्चा जिसने कॉलेज में जाकर रिपोर्ट किया, अब रिपोर्टिंग करना क्या होता है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ उस कॉलेज की जो बॉन्ड पॉलिसीज वहां पे एप्लीकेबल है उन सारे बॉन्ड्स के साथ आप फिजिकली वहां पे रिपोर्ट करते हैं, ट्यूशन फी पे करते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, है ना। तो देखिए रिपोर्टिंग के टाइम पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप अपनी काउंसलिंग को यहीं पे फाइनल कर रहे हैं, मीन्स भाई जो सीट आपको मिली आप अपनी सीट से एग्री करते हैं, सेटिस्फाइड है, आपको आगे फर्दर काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। क्लियर। फॉर एन एग्जांपल आपको एसएमएस जयपुर कॉलेज मिल गया, आपने सोचा कि ठीक है एसएमएस जयपुर बढ़िया है, मेरे को फालतू का हेडेक चाहिए नहीं, तो दैट्स इट, फिर आप आगे जाएंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन क्या होता है, रिपोर्टिंग तो आपने की बट आपने वहां पे अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म फिल कर दिया। क्लियर है। अपग्रेडेशन का मतलब कि ठीक है सीट से मैं सेटिस्फाइड हूं बट मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूं, क्या पता मुझे कोई बेटर कॉलेज मिल जाए नेक्स्ट राउंड में जाके, ठीक है। तो राउंड 2 के लिए ये बच्चा भी एलिजिबल हो गया, है ना, और एक वो बच्चा भी एलिजिबल है जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। क्लियर। तो राउंड 1 तो हो गया हमारा ओवर। अब हम बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 की बात कर लेते हैं। अब राउंड 2 में हमारे पास 3 बच्चे आए। फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास कोई ए स्टूडेंट था जिसको सीट मिली थी, ये हमारे पास कोई बी स्टूडेंट था
और ये हमारे पास एक सी स्टूडेंट था, उसको सीट तो मिली थी बस उन्हें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, या हम इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, मीन्स कि ए और सी दोनों को सीट मिली, क्लियर है, बट ए ने क्या किया, सीट पे रिपोर्टिंग किया, जाके रिपोर्टिंग और अपग्रेडेशन किया। देखिए अगर वो फाइनल सीट को अलॉटमेंट पिक कर लेता तो उसके लिए तो काउंसलिंग आउट ही होगी ना, तो उसने क्या किया, अपग्रेडेशन किया, सी ने सीट को रिजेक्ट किया, मींस कि उसने फ्री एग्जिट लिया और बी को कोई भी सीट मिली ही नहीं थी, क्लियर है। तो हम यहां पे बात करेंगे बेटा ए, बी और सी तीनों कैंडिडेट के बारे में। अब ए कौन था, जिसे अपग्रेडेशन किया, है ना, ए कौन था जिसने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया था। तो चलिए अब ए के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं, भाई जरूरी थोड़ी ना उसे सीट मिले, हो सकता है सीट ना भी मिले राउंड 2 में, है ना। तो अगर उसे राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं है, उसके पास राउंड 1 में जो सीट थी वो उसके लिए सेफ है, क्लियर। बट अगर उसे राउंड 2 में कोई सीट मिल जाती है तो राउंड 1 में उसके पास जो सीट थी ना वो सीट होगी उसकी डिसॉल्व, क्लियर है। और राउंड 2 में उसको जो सीट मिली है उस पर रिपोर्टिंग करना 100% मैंडेटरी है। अगर वो रिपोर्टिंग नहीं करता है, वो अगर एग्जिट लेने की सोच भी रहा है, तो होगा क्या कि उस बच्चे का अमाउंट मींस कि सिक्योरिटी अमाउंट उसने जो पे किया था वो हो जाएगा फॉरफिट, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। बट जिस बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुई वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है या नहीं है, बताइए भाई। कोई एक बच्चा था ए जिसके पास राउंड 1 में एक सीट थी, उसने अपग्रेडेशन के लिए डाला, बट उस बच्चे का अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो अब क्या वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं, क्लियर। तो वो जाएगा अपनी R1 की सीट के साथ, दैट्स इट, क्लियर हुआ। अब सेकंड वो बच्चा जिसको सीट मिली थी R2 में अपग्रेडेशन में, क्लियर है, तो क्या वो बच्चा मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल है, यस, वो राउंड 2 टू राउंड 3 में क्या कर सकता है, अपग्रेडेशन कर सकता है, क्लियर है, ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं बी की, और बी कौन था भाई, जिसको राउंड 2 में कोई भी सीट नहीं मिली थी, तो यहां भी सेम चांस है, या तो सीट मिलेगी या फिर सीट नहीं मिलेगी। बट राउंड 2 जो है वो राउंड 1 से डिफरेंट इस तरीके से है कि राउंड 1 में अगर अलॉटमेंट मिल जाता था तो हम चाहते तो फ्री एग्जिट ले सकते थे, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे सीट मिली तो अलॉटमेंट लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, बट यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर द मोपअप राउंड, क्लियर है। रजिस्ट्रेशन आपको दोबारा से करना पड़ेगा अगर आपका अमाउंट फॉरफिट हो जा रहा है तो, क्लियर है। एक वो बच्चा था सी जिसने सीट को रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके पास भी तो भाई दो ऑप्शन है ना, या तो सीट उसे मिलेगी और या सीट नहीं मिलेगी, तो प्रोसेस तो सेम ही फॉलो करना पड़ रहा है सबको, क्लियर है। मींस कि राउंड 2 के लिए भी सारे बच्चे एलिजिबल है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए गुड। अभी हम बात करने वाले हैं मोपअप राउंड मींस हमारा थर्ड राउंड, और साथ में हम बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में जो कि हमारा फोर्थ राउंड होता है। अब देखिए अभी तक तो हमारा अमाउंट जो है वही फॉरफिट हो रहा था, बट अगर राउंड 3 में या मोपअप राउंड में हम ऐसा कुछ कर देते हैं जो कि एमसीसी के रूल्स के अगेंस्ट है, तो या तो वो हमें काउंसलिंग से ही आउट कर देंगे और या फिर हमें वो जो फ्यूचर जो काउंसलिंग होंगे मीन्स कि अगले साल जो हमारा पेपर होना है उसकी काउंसलिंग से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना है, क्लियर है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं राउंड 3 की। राउंड 3 में कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, कोई भी फ्रेशर मीन्स कि जिसने राउंड 1 या राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट ना किया हो, कोई भी राउंड 2 का ऐसा बच्चा जिसे सीट ही ना मिला हो, और कोई भी राउंड 2 का ऐसा बच्चा जिसने राउंड 2 में सीट लेने के बाद अपग्रेडेशन को ऑप्ट किया हो, ठीक है। और फोर्थ होता है फ्रेशर, के बारे में तो हमने बात कर ही ली है, क्लियर है, गॉट इट। अब देखिए अगर ऐसा बच्चा जो अपग्रेडेशन के थ्रू राउंड 3 में आया है और उसे अगर कोई भी सीट मिल जाती है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपनी जो पीछे राउंड्स की जो सीट थी उनसे उसको रिजाइन करना पड़ेगा और राउंड 3 की सीट को लेना पड़ेगा, और एक बार सीट एक्सेप्ट करने के बाद ना ही तो वो अपग्रेड कर सकता है और ना ही वो सीट को रिजाइन कर सकता है, ये बात याद रखिए। मैं इसकी राउंड 3 में एक बार जो आपको सीट मिली दैट सीट वो फाइनल है, चाहे वो फ्रेशर बच्चे को मिली हो चाहे वो अपग्रेडेशन वाले को मिली हो, क्लियर है। मींस एक बार आपने सीट को एक्सेप्ट किया तो आप ना ही तो अपग्रेडेशन कर पाएंगे ना ही सीट को आप छोड़ पाएंगे, क्लियर हुआ। और अगर आप सीट को लेने के बाद एग्जिट विद फॉरफिट ऑफ अमाउंट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो होगा क्या कि आप जो फर्दर राउंड्स होंगे काउंसलिंग के मींस की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा आप वहां भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्लियर हुआ। तो राउंड 3
मींस जिन बच्चों को सीट अलॉट होती है उनके लिए लास्ट राउंड है, अपग्रेडेशन का, रिजाइन का कोई भी ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं है। गॉट इट गाइस? ओके, नाउ चलिए अब हम बात कर लेते हैं राउंड 4 के बारे में, मींस जिसे हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड, कि वो क्या होता है। राउंड 4 या हम इसे बोल सकते हैं स्ट्रे राउंड। ओके, देखिए एमसीसी का राउंड 3 कंडक्ट होगा, उसके बाद आपका स्टेट का राउंड 3 कंडक्ट होगा, है ना। अब स्टेट और जो एमसीसी है वो अपना डेटा शेयर करेंगे कि किस किस बच्चे को, किस रैंक वाले बच्चे को स्टेट में कोई सीट मिली है या एमसीसी में कोई सीट मिली है। सीट मिलने का मतलब है आपने रिपोर्टिंग की नहीं की डजंट मैटर, मींस आपको अलॉटमेंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है देन यू आर एलिजिबल फॉर राउंड 4, मींस की स्ट्रे वैकेंसी राउंड। बट अगर आपको स्टेट में कहीं भी सीट अलॉट हुआ था, आपने अलॉटमेंट पिक नहीं किया, आपको एमसीसी के राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हो गया था बट आपने अलॉटमेंट पिक नहीं किया, ठीक है, तो भाई इनिशियली क्या है कि हमारे पास सीट तो नहीं है ना, लेकिन आप फिर भी राउंड 4 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो राउंड 4 के लिए एलिजिबल कौन है कि जो बच्चा कंटिन्यूअसली पार्टिसिपेट करता आ रहा है, उसे सीट नहीं मिली, वो राउंड 4 में आ सकता है। या कोई एक ऐसा बच्चा जिसने इससे पहले जितने भी राउंड हुए हैं स्टेट में या एमसीसी में कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो बच्चा कहां पार्टिसिपेट कर सकता है? राउंड 4 में। क्लियर है गाइस? एनी डाउट? गुड। तो अब होगा क्या, अगर यहां पे आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आपका अलॉटमेंट लेना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको आने वाले 1 साल के लिए काउंसलिंग से डिबार्ड कर दिया जाएगा। मींस अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देते भी हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और जो सिक्योरिटी अमाउंट आप लोगों ने सबमिट किया था वो आपका जो नेक्स्ट ईयर का फेब या मार्च का जो सेशन रहेगा वहां पे आपको रिफंड हो जाता है टोटल। क्लियर है? आई होप आपके जितने भी कंसर्न्स होंगे वो सब यहां पे सोल्व हो चुके होंगे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग पैरेलली। गॉट इट गाइस? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।